क्या तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने यहाँ। हमजा खान के चिल्लाने की आवाज सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। माहिन बेसाख्ता अरहम के पीछे जाकर छुप गई। हमजा की आंखें नींद खराब होने की वजह से लाल हो रही थी। पिछले 2 दिन से वो एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, इसलिए ठीक से सो भी नहीं पाया था। आज वो नींद पूरी करने के लिए लेटा ही था कि बाहर से आने वाले शोर शराबे ने उसकी नींद उड़ा दी थी। माहिन, नसीम, सारा और अयान वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमजा दूसरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों के सामने खड़ा था, इसलिए किसी के पास भी वहां से निकलने का रास्ता नहीं था। बाकी सब लोगों को नजरअंदाज करते हुए हमजा की नजर सीधा माहिन पर टिक गई। उसे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी वो उसे देखता उसका दिमाग गुस्से से भर जाता। आज से पहले उसे कभी किसी लड़की से इतनी नफरत नहीं हुई थी जितने की माहिन से हो रही थी। माहिन ने अपनी गर्दन पर हमजा की जलती हुई नजरें महसूस की तो बेचैनी से पहलू बदलने लगी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो वहां से गायब हो जाए। उसे पता था कि अब हमजा बाकी सब रिश्तेदारों को छोड़कर सिर्फ उसी को अपमानित करेगा, और वैसा ही हुआ। हमजा ने वहां मौजूद बाकी लोगों को जाने का इशारा किया और खुद माहिन के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुका हूँ कि तुम्हारी ये बचकानी हरकतें मुझे बेहद खराब लगती हैं। अगर तुम सोचती हो कि क्यूट बनकर तुम मेरे दिल में जगह बना लोगी, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम जैसी लड़की पर दूसरी नजर भी नहीं डालना चाहता, जैसे अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं। माहिन ने तड़प कर उसके चेहरे की तरफ देखा। गम से उसकी आंखें जलने लगी। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन हमजा ने उंगली रखकर उसके होंठों पर उसे चुप करा दिया। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम जैसी झूठी लड़की पर बिल्कुल यकीन नहीं। माहिन ने कांपते स्वर में पूछा, मैंने ऐसा क्या किया है? आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? तुम कुछ ना करके भी मेरे लिए नफरत के ही काबिल हो। हमजा गुस्से से सर झटकते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। माहिन बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू रख पाई थी। उसके जाने के बाद वो खामोशी से सर झुकाकर आंसू बहाने लगी। अरहम, जो उसी को ढूंढता हुआ कमरे से बाहर निकलता था, माहिन को लॉन की तरफ जाता देखकर समझ गया कि कुछ गलत हुआ है। वो उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन सारा ने उसे आंखों से रुकने का इशारा कर दिया। दूसरी तरफ माहिन का दिल एक बार फिर टूट गया। वो भी हमजा से वैसी ही नफरत करना चाहती थी जैसी वो उससे करता था, लेकिन जब भी वो नफरत करने की कोशिश करती, उसका दिल बगावत कर देता। क्योंकि बचपन से ही जब से उसने होश संभाला था, नानी जान के मुंह से उसके नाम के साथ हमजा का नाम सुनती आई थी। जब हमजा पढ़ाई के लिए लंदन चला गया था, तब भी नानी जान ने कहा था, जैसे ही हमजा इंडिया वापस आएगा, मैं तुम दोनों का निकाह कर दूंगी। फिर मेरी नवासी और पोता हमेशा मेरी नजरों के सामने रहेंगे। उस समय माहिन का दिल अजीब ढंग से धड़कता था, लेकिन इस दौरान हमजा से उसकी कोई बात नहीं हुई थी। वो बहुत कम घर पर फोन करता था और ज्यादातर दादी को ही फोन करता था। उसकी जिंदगी इतनी बिजी थी कि उसके पास किसी के लिए समय नहीं था। वो कभी कभी तो ये भी भूल जाता था कि उसकी माहिन नाम की एक फुफेरी बहन भी है। हमजा की अपनी अलग दुनिया थी, जिसे वो बहुत प्यार करता था और किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहता था। दूसरी तरफ माहिन की सारी सोच हमजा से शुरू होती और उसी पर खत्म होती। वो बचपन से ही समझदार और शरारती स्वभाव की थी। साथ ही वो बेहद खूबसूरत भी थी। जो भी एक बार उसे देख लेता, उसकी नजरें माहिन पर अटक जाती। उसे अपने हुस्न का अच्छा पता था और उसे यकीन था कि हमजा भी उसकी सुंदरता देखकर पहली नजर में ही उसका दीवाना हो जाएगा। लेकिन जिस दिन हमजा इंडिया वापस आया, उसी दिन उसने माहिन को पहचाना तक नहीं। जब दादी जान ने हमजा से अपनी नवासी के बारे में बात की तो वो बहुत गुस्सा हो गया। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सारी दुनिया को तहस नहस कर दे।
وہ ماہین کے بارے میں کچھ جانتا بھی نہیں تھا۔ اس کی سوچ تھی کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی میں اچھی سمجھ بننی چاہیے۔ جس لڑکی سے اسے سمجھ بنانی تھی وہ پہلے سے ہی بنا چکا تھا۔ وہ دادی جان سے بات کر کے غصے میں حویلی سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ سامنے سے ایک لڑکی اسکوٹی پر سوار ہو کر حویلی میں داخل ہوئی۔ ماہین نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور مسکرا دی، لیکن حمزہ اسے بے دھڑک گھر میں گھستے دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اے لڑکی، تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ ماہین نے ہنستے ہوئے کہا، میں چور ہوں، یہاں ایک بوڑھی عورت رہتی ہے، میں اس کے کنگن چرانے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ کھنکتا ہوا تھا۔ حمزہ اس لڑکی کی بے فکری پر حیران رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ ماہین اندر آتی، حمزہ نے اس کی اسکوٹی روک دی اور اگلے ہی پل اسے نیچے اتار لیا۔ ماہین اس حرکت کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے حیرانی سے حمزہ کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی حمزہ کے ہاتھ میں تھا۔ ماہین کا دل عجیب ڈھنگ سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ حمزہ نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سختی سے پوچھا، مجھے صاف صاف بتاؤ کہ تم ہو کون اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کا لہجہ پوری طرح کٹھور تھا۔ ماہین نے ڈر سے تھوک نکلا اور خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو بتایا تو تھا کہ میں چوری کرنے آئی ہوں۔ اس کا لہجہ گمبھیر تھا لیکن آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ حمزہ کو ایسی نان سیریس لڑکیاں بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ اسے ماہین جیسی لڑکیوں سے چڑ ہوتی تھی۔ تو پھر تمہاری جگہ یہاں نہیں، جیل میں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر حمزہ نے موبائل نکالا اور پولیس کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ماہین کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے حمزہ کا موبائل چھین لیا۔ حمزہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج سے پہلے کسی نے اتنی ہمت نہیں دکھائی تھی۔ میرا موبائل واپس کرو، ماہین نے بے چارگی سے کہا۔ ایک تو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا سیریس لے لیتے ہیں۔ میں تو مذاق کر رہی تھی۔ میں ماہین ہوں، آپ کی پھوپھی کی بیٹی۔ ماہین نے اسے پوری مسکان کے ساتھ دیکھا۔ یہ سنتے ہی حمزہ کے تن بدن میں آگ لگی۔ ابھی وہ اسی لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر کے واپس آ رہا تھا۔ وہ اسے جانتا نہیں تھا لیکن اسے اندازہ تھا کہ نانی کا لاڑ پیار اپنی اکلوتی نواسی کو بگاڑ چکا ہوگا۔ اگلے ہی پل اس نے غصے سے ماہین کا بازو جھٹک دیا۔ ماہین کا سنتلن بگڑ گیا۔ ٹھیک اسی وقت ارحم وہاں پہنچا اور اس نے آگے بڑھ کر ماہین کا ہاتھ تھام لیا۔ انہوں نے غصے سے حمزہ کو دیکھا لیکن حمزہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بنا کچھ کہے حویلی سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد دادی جان نے اپنے سبھی بیٹوں کو پھر سے حویلی میں اکٹھا کر لیا۔ اب پورا پریوار ایک ساتھ رہنے لگا تھا۔ گھر پہلے سے ہی جڑے ہوئے تھے لیکن اب رسوئی بھی ایک ہو گئی تھی۔ دادی جان کی سبھی بہوؤں میں آپس میں بہت اچھی بنتی تھی، اس لیے دادی جان بھی کافی شانت تھی۔ اب انہیں صرف ایک ہی چنتا تھی، کسی طرح ان کا پوتا ان کی نواسی سے نکاح کے لیے تیار ہو جائے۔ رات کو جب سارے چچیرے بھائی بہن اکٹھے ہوئے تو ماہین کا دل بار بار اس دشمن کو دیکھنے کے لیے مچل رہا تھا جو اس کے دل کا مالک تھا، لیکن دوپہر کی گھٹنا کے بعد اس کا دل تھوڑا مرجھایا ہوا تھا۔ اور ہم نے اس کی اداسی دیکھی تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایسے منہ بنا کر مت بیٹھو، بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ماہین کی چھوٹی سی ناک کو کھینچ لیا۔ ارے درد ہوتا ہے، ماہین ایک دم سے اونچی آواز میں چلائی۔ سب لوگ اچانک اس کی طرف دیکھنے لگے۔ حمزہ نے بھی اس کی چیخ سن کر ناگواری سے اسے گھورا۔ ماما جان تھوڑے پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ماہین گھبرا گئی اور ترنت بولی، جی ماموں، میں بس یوں ہی سوری۔ اس کی نظر حمزہ کی نظروں سے ٹکرائی جس میں اس کے لیے صرف نفرت اور بیزاری تھی۔ ماہین کا دل پھر سے چکنا چور ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ارحم پھر سے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے لگا۔ ویسے ماہین، میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا لیکن تمہاری برتھ ڈے قریب آ رہی ہے تو سوچ رہا ہوں اسی دن کے لیے رکھ لوں۔ ماہین نے اس بار بھی کوئی خاص جواب نہ دیا۔ اس کا دھیان بار بار حمزہ کی طرف جا رہا تھا۔ حمزہ کی نظریں بھی بار بار ماہین کی طرف اٹھ رہی تھی۔
वो उसे जज कर रहा था। माहिन का अरहम के साथ इस तरह चिपक कर बैठना उसे बड़ा नागवार गुजर रहा था। माहिन कोई छोटी बच्ची नहीं थी, वो अब 18 साल की हो चुकी थी। हमजा को ऐसी बातें बेहद खराब लगती थी। उसके हिसाब से लड़कियों को अपनी हद का पता होना चाहिए। बड़ी मुश्किल से उसने अपना ध्यान माहिन से हटाया। वो इस लड़की से प्यार नहीं करता था और ना ही उससे शादी करना चाहता था। सिर्फ दादी जान की वजह से उसे माहिन से अजीब सी नफरत और चिढ़ हो गई थी। अब वो उसे अपने कजिन के रूप में भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। जब दादी जान ने दोबारा माहिन का हमजा से परिचय कराया तो हमजा पूरी तरह अनजान बन गया। दादी जान मुझे ठीक से याद भी नहीं। ये सुनकर दादी जान पल भर के लिए शर्मिंदा हो गई और अपनी नवासी से नजरें चुराने लगी। एक और बात माहिन को बहुत तकलीफ दे रही थी। हमजा बार बार अपने चाचा की बेटी सारा से बातें कर रहा था और उसके साथ हंसी मजाक भी कर रहा था। माहिन खुद को वहां बिल्कुल फिट नहीं महसूस कर रही थी, इसलिए वो फौरन उठकर अपने कमरे में चली गई। उस रात भी वो बहुत रोई थी। वो कम समझदार जरूर थी, लेकिन इतनी बेवकूफ भी नहीं थी कि हमजा की नजरों को ना समझ पाए। उसे अच्छी तरह पता चल गया कि हमजा सारा को पसंद करता है। उस रात हमजा अपने कमरे से बाहर निकला। माहिन किचन के दरवाजे के पास टेक लगाकर खड़ी थी। उसके हाथ में एक बैलून था जिसमें आटे का पानी भरा हुआ था। वो ये बैलून अरहम के ऊपर फोड़ने के लिए खड़ी थी, क्योंकि 2 दिन पहले अरहम ने भी उसके साथ यही शरारत की थी। उसने अभी अभी बंटी को अरहम को बुलाने के लिए भेजा था। जैसे ही उसे कदमों की आवाज सुनाई दी, वो चौकन्नी हो गई। उसे लगा कि अरहम आ रहा है। अगले ही पल उसने बैलून जोर से हमजा के सर पर फोड़ डाला। हमजा भी थोड़ी ही देर पहले तैयार होकर बाहर आया था। उसका इरादा अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जाने का था। अपने कपड़ों और बालों का बुरा हाल देखकर उसका दिमाग गुस्से से घूम गया। उसने खूंखार नजरों से बगल में खड़ी माहिन को देखा, जो डर से थर थर कांप रही थी। ये क्या बदतमीजी है। हमजा ने उसका बाजू पकड़कर एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया। माहिन जोर से उसके सीने से जा लगी। दोनों के बीच का फासला पूरी तरह से खत्म हो चुका था। माहिन ने उसके सीने पर हाथ रखकर फासला बनाने की कोशिश की। हमजा का एक हाथ उसकी कमर पर था। गुस्से में उसे किसी भी चीज का होश नहीं था। इस वक्त उसे सिर्फ इतना पता था कि इस लड़की ने उसके प्लान को खराब कर दिया है। बेवकूफ लड़की, ये तुमने क्या किया? माहिन डर से पहले ही कांप रही थी, अब उसके इतने करीब आने से और भी बेचैन हो गई। छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है, उसने कांपते स्वर में कहा। हमजा ने उसे एक झटके से छोड़ दिया। माहिन पीछे की तरफ जा गिरी। हमजा ने उंगली उठाई और धमकी देते हुए कहा, तो मैं आखिरी बार माफ कर रहा हूँ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अब अगर तुम मेरे सामने आई तो तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम मरते दम तक याद रखोगी। पहले तो तुम मुझे बुरी लगती थी, लेकिन अब तुम मुझे जहर लगती हो। नफरत करता हूं मैं तुमसे। जब भी वो माहिन को देखता तो उसे दादी जान की बात याद आ जाती। वो मरकर भी इस लड़की से शादी नहीं कर सकता था। उस दिन के बाद माहिन छुप छुप कर रहने लगी। वो ज्यादातर हमजा को अवॉइड ही करती थी। अगर वो कभी सामने आ जाता तो निगाहें चुराकर साइड हो जाती। अभी उसकी बर्थडे पार्टी आने वाली थी। उसके चचेरे भाई बहन प्री बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे थे। उन्होंने सारी तैयारियां कर ली थी। हमजा अपने कमरे में जाकर लेटा था। बाहर से आने वाले शोर की आवाज सुनकर उसका दिमाग घूम गया। हर बार की तरह इस बार भी उसने माहिन को ही जलील किया था। माहिन काफी देर तक खामोशी से लॉन में खड़ी आंसू बहाती रही। उसे हर चीज से नफरत महसूस हो रही थी। उसका दिल कर रहा था कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए। अरहम उसके पास जाकर बात करना चाहता था, लेकिन फिर उसके आराम का ख्याल करते हुए रुक गया। अगली सुबह बहुत सुहानी थी। सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे हुए थे। माहिन का चेहरा मुरझाया हुआ लग रहा था। ये बात दादी जान ने भी नोट की थी। सारा बहुत ज्यादा खुश दिख रही थी।
क्योंकि हमजा ने उससे शादी के बारे में बात की थी। अब वो जल्द से जल्द उसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था। जब उसने ये बात अपनी माँ शाजिया बेगम को बताई तो उनका दिमाग गुस्से से घूम गया। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है कि वो किस तरह की लड़की है? मैं खुद भी बेटियों वाली हूँ। किसी के किरदार के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमजा, वो तुम्हारे मिजाज की लड़की नहीं है। तुम्हें एक सब्र वाली और ठंडे मिजाज की लड़की चाहिए, जो तुम्हें समझ सके और तुम्हारे मुताबिक खुद को ढाल सके। अम्मी जान, मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, और जिस लड़की का आप मुझे हवाला दे रही हैं, मैं उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। दादी जान मुझसे पहले ही माहिन के बारे में बात कर चुकी हैं, और मैं उन्हें बता चुका हूँ कि मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करूँगा। माहिन, जो अपनी मामी जान से ड्रेस के बारे में बात करने के लिए आई थी, अंदर से आने वाली आवाजें सुनकर उसके कदम वहीं जम गए। उसका दिमाग एकदम बोझल हो गया। हमजा तेजी से कमरे से बाहर निकला और सामने खड़ी माहिन से बुरी तरह टकरा गया। माहिन अपना संतुलन नहीं रख पाई। गिरते गिरते हमजा ने अगले ही पल उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। माहिन की धड़कनें फिर से बेतरतीब हुईं। गम की शिद्दत से उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हमजा ने कहा, मुझे एक बात का तो अंदाजा हो गया है माहिन बेगम की, तुम्हें एथिक्स नाम की चीज ही नहीं है, और ना ही तुम में कोई अच्छी आदत है। वो समझ रहा था कि माहिन छुपकर उनकी बातें सुन रही है। इस बार उसने माहिन को सहारा नहीं दिया। माहिन जमीन पर गिर गई। उसकी मामी जान फौरन बाहर आई। उन्होंने माहिन का हाथ अपने हाथों में लिया, लेकिन माहिन ने अपना हाथ आहिस्ता से पीछे खींच लिया। अब मुझे आप में से किसी की भी तसल्ली की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं अब आपकी इन बातों में आने वाली हूँ। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, मामी जान वो मुझसे बहुत नफरत करता है, इसलिए मैं माहिन खान आज इस घर से दस्तबरदार होती हूँ। आज के बाद अगर मैंने उसका नाम भी लिया तो मुझ पर लानत है। मैं उसे अपने दिल से ऐसे निकाल दूंगी जैसे मैं कभी उससे मिली ही नहीं थी। ये कहकर माहिन भागते हुए अपने कमरे की तरफ चली गई। उसने अपने आप से वादा किया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो खुद को मजबूत बनाएगी। उसने नानी जान से भी यही कह दिया कि अब वो हमजा के बारे में उससे कोई बात न करे। दूसरी तरफ हमजा ने भी नोट किया कि माहिन अब उसे अवॉइड कर रही है, लेकिन उसे कोई खास परवाह नहीं थी। उसे इंडिया आए हुए करीब 1 महीना हो गया था। उसके सारे दोस्त पार्टी की डिमांड कर रहे थे, और खानदान वाले भी यही कह रहे थे। इसलिए उसके अब्बू जावेद साहब ने फैसला किया कि पूरे खानदान और दोस्तों के लिए एक बड़ी ग्रैंड पार्टी रखी जाए। सब चचेरे भाई बहन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। माहिन भी अब खुद को संभालने में कामयाब हो गई थी। वो बहुत अच्छा प्रिटेंड करती थी। वो ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे किसी बात से कोई गम ही नहीं है, लेकिन जब सारा उसे अजीब नजरों से देखती तो उसे थोड़ा बहुत बुरा भी लगता। फिर भी वो इग्नोर कर देती। कभी कभी ना चाहते हुए भी वो सारा के साथ बात भी कर लेती। सारा ना तो माहिन जैसी खूबसूरत थी और ना ही उसका दिल अच्छा था, लेकिन इसके बावजूद वो हमजा को हासिल करने में कामयाब हो गई थी। माहिन ने अपने लिए बहुत ही खूबसूरत ड्रेस डिजाइन करवाया था। उसका फैशन सेंस बहुत अच्छा था। अगर देखा जाए तो वो हर लिहाज से परफेक्ट थी। सबसे ज्यादा अरहम ही उसकी हौसला अफजाई करता था। जब भी वो कोई नया काम करती या कोई उपलब्धि हासिल करती तो अरहम उसे बहुत ही मोटिवेट करता था। वो उसके दिल के हालात से भी वाकिफ था। वो जानता था कि माहिन हमजा को पसंद करती है, लेकिन क्योंकि माहिन ने कभी सीधे उससे इस बारे में बात नहीं की, इसलिए अरहम ने भी उसके जख्मों को कुरेदना मुनासिब नहीं समझा। वो सिर्फ इस लड़की को खुश देखना चाहता था। माहिन पार्लर से तैयार होकर आई थी। अरहम उसे पिक करने के लिए गया था। जैसे ही उसने हॉल में कदम रखा, सबसे पहले हमजा की नजरें उस पर उठी थी। फिर वो नजरें हटाना ही भूल गया। माहिन इस कदर खूबसूरत लग रही थी कि वो खुद को बेबस महसूस करने लगा। वो बहुत संभल संभल कर चल रही थी और बहुत ही कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही थी।
وہ نہیں جانتا تھا کہ ماہین کے ایک نہیں بلکہ ہزاروں روپ ہیں اور وہ جب چاہے کسی بھی روپ کو اپنا سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ ماہین کے ارد گرد بہت سے لوگوں کا جمگھٹا ہونے لگا۔ ان میں کچھ اس کے یونیورسٹی کے ساتھی بھی تھے اور کچھ کالج کی فرینڈز بھی تھیں۔ وہ لڑکوں سے بات کرنے سے پرہیز کرتی تھی، لیکن لڑکیوں کے ساتھ اس کی بہت اچھی بنتی تھی۔ کیپٹن فیصل جو جاوید صاحب کے دوست کا بیٹا تھا، اس کی نظریں بار بار ماہین پر اٹک رہی تھی۔ وہ ایک بار پہلے بھی ماہین سے مل چکا تھا، تب دونوں کی ملاقات ایک آرٹ گیلری میں ہوئی تھی۔ ماہین کو آرٹ کا بہت شوق تھا اور وہ اچھی پینٹنگز بھی کرتی تھی۔ کیپٹن فیصل نے جب ماہین کو دیکھا تو اس کے دل میں اس کے لیے پسندیدگی جاگی تھی۔ آج کل اس کے ابو اس سے شادی کے بارے میں بار بار پوچھ رہے تھے، لیکن اس کی نظروں میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی۔ آج ماہین کو دیکھ کر اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ وہ اپنے ابو کو اس کا نام بتائے۔ فیصل ماہین کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے اپنے خاص روبدار انداز میں پوچھا تو ماہین ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی۔ فیصل کی پرسنالٹی میں ایک عجیب سی کشش اور روب تھا۔ اس کی زبردست باڈی، مضبوط قدکاٹھی اور پرفیکٹ ڈریسنگ ہر کسی کو اس کی طرف کھینچتی تھی۔ وعلیکم السلام سر، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ ماہین نے خود کو سنبھالتے ہوئے بڑی مشکل سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ کنفیوز ہو رہی تھی اور بار بار اپنی انگلیوں کو چٹکا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فیصل دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ مس ماہین، پہلے تو آپ خود کو ریلیکس کر لیں، کیونکہ مجھے بہت عجیب لگتا ہے جب کوئی لڑکی میری کمپنی میں خود کو انکمفرٹیبل محسوس کرتی ہے۔ میرا ارادہ آپ کو انکمفرٹیبل کرنے کا بالکل نہیں ہے، میں تو بس آپ کے حال چال پوچھنے آیا تھا۔ یہ سن کر ماہین کافی حد تک ریلیکس ہو گئی۔ اب وہ کھل کر مسکرائی۔ ایک بات تو طے تھی کہ مسٹر فیصل کی کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھی تھی۔ دوسری طرف حمزہ کی نظریں بار بار انجانے میں ماہین پر اٹک رہی تھی۔ جب وہ کافی ریلیکس انداز میں مسٹر فیصل سے باتیں کر رہی تھی، جلد ہی اس نے مسٹر فیصل کو اللہ حافظ کہہ دیا۔ اس کے بعد حمزہ نے سارا کو دیکھا، جو کہ پچھلے 1 گھنٹے سے لڑکوں کے گروپ کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس گروپ میں 2 لڑکیاں اور 5 لڑکے تھے۔ سارا کے ماں باپ بہت ہی اوپن مائنڈڈ تھے، اس لیے وہ اسے روکتے نہیں تھے۔ اگر کوئی اسے کچھ بھی کہہ دیتا تو وہ بدتمیزی سے جواب دے دیتی۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں، مجھے اپنی باؤنڈریز کا پتہ ہے، اور جہاں تک ان لڑکوں کا سوال ہے، وہ میرے لیے بھائیوں جیسے ہیں۔ حمزہ نہ چاہتے ہوئے بھی سارا کی تلنا ماہین سے کرنے لگا۔ اچانک ایک لڑکے نے سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ حمزہ کو لگا تھا کہ سارا زور سے اس لڑکے کے چہرے پر تھپڑ مارے گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ سارا نے اس لڑکے کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور گردن پیچھے کی طرف جھکا کر اونچی آواز میں ہنسنے لگی۔ یہ دیکھ کر حمزہ کی آنکھیں جلنے لگیں۔ اگلے ہی پل وہ اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے اس بدتمیزی بھرے لہجے پر سارا اپنے دوستوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے شرمندہ ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے وہ حمزہ کے ساتھ سائیڈ میں آ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہے تھے؟ میں نے اپنے دوستوں کو بتا رکھا ہے کہ تم میرے ہونے والے شوہر ہو، اور تم مجھے ان کے سامنے اس طرح بدتمیزی سے بات کر رہے ہو۔ یعنی ایک بات کان کھول کر سن لو، میں ماہین نہیں ہوں اور نہ ہی میں بنا ماں باپ کی بچی ہوں کہ تم مجھے جیسے چاہو ویسے ٹریٹ کرو گے۔ حمزہ جو اسے سخت سنانے آیا تھا، اس کی فراٹے دار زبان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ سارا نے پہلے کبھی بھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو، جانتی بھی ہو کہ کیا کر رہی ہو؟ جی مسٹر حمزہ، میں پورے ہوش و حواس میں ہوں، اور آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ مجھے میرے پرسنل معاملے میں انٹرفیئر کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں۔ آپ سے محبت اپنی جگہ ہے، لیکن میری پرسنل زندگی میں انٹرفیئر کرنے کا حق آپ کو نہیں ہے۔ جسے تم اپنی پرسنل زندگی کہہ رہی ہو وہ بے شرمی ہے۔ وہ لڑکا بھی تھوڑی دیر پہلے تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ رہا تھا۔ حمزہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو سارا اور بدتمیزی سے بولی، ہاں تو کیا ہو گیا؟ کون سی قیامت آ گئی؟ ہاتھ ہی تو رکھ رہا تھا۔
तुम तो जब दिल करता है माहिन को अपनी बाहों में भर लेते हो। ये सुनकर हमजा का सबर जवाब दे गया। अचानक उसका हाथ उठा, लेकिन उसने हवा में ही रोक लिया। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। ये सुनकर सारा तंजिया अंदाज में मुस्कुराई। तुम पहले ही अपना कंट्रोल खो चुके हो, और मैं ऐसे मर्द से बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी जिसे औरत की इज्जत करने का पता भी ना हो। ये कहकर वो तेज कदमों से वहां से चली गई। सच तो ये था कि उसका हमजा से इंटरेस्ट खत्म हो गया था, क्योंकि उसे हमजा से भी ज्यादा अमीर बिजनेस टाइकॉन मिल गया था, जो उसकी तरह ही ओपन माइंडेड था। सारा को ऐसे ही आदमी सूट करते थे। हमजा का दिमाग गुस्से से खौल रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सब कुछ तहस नहस कर डाले। वो दोबारा हॉल में गया तो देखा कि कैप्टन फैसल अभी भी माहिन के आगे पीछे घूम रहा था। माहिन उसे पूरी तरह इग्नोर कर रही थी, लेकिन फैसल की नजरें उस पर ही जमी हुई थी। ये देखकर हमजा का दिल जलने लगा। इस कैप्टन को तो मुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा, उसने दिल ही दिल में कहा, लेकिन फिर अपनी ही बात पर हैरान रह गया। वो आखिर उस कैप्टन को क्यों सबक सिखाना चाहता था? उसने तो पहले ही माहिन को कबूल करने से इनकार कर दिया था, पर उसे इतनी तकलीफ क्यों हो रही थी? क्या ये इसलिए था कि सारा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, या फिर उसे माहिन की अहमियत का एहसास हो गया था? रात को जब पार्टी खत्म हुई, तब भी कैप्टन फैसल माहिन के करीब ही खड़ा था और उसे अलविदा कह रहा था। मुझे कुछ दिनों बाद एक कोर्स पर जाना है। वो कोर्स 6 महीने का है। मैं चाहता हूँ कि इस कोर्स में जाने से पहले अपनी जिंदगी का एक अहम फैसला ले लूं। ये सुनकर माहिन के माथे पर छोटे छोटे पसीने के कतरे नमूदार हुए। उसने बेचैनी से पहलू बदला, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अब कैप्टन फैसल क्या कहना चाहता है। लेकिन माहिन उसकी बात नहीं मान सकती थी, और ना ही उसकी पेशकश को कबूल कर सकती थी। कैप्टन फैसल ने जब उसे सोचों में गुम पाया तो उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। मिस, आप ठीक तो है ना? उसने नरम लहजे में माहिन से पूछा। माहिन की आंखें ना चाहते हुए भी आंसुओं से भर गई। एक तरफ ये शख्स था जो उसकी इज्जत करता था, दिलो जान से उसे चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। दूसरी तरफ वो शख्स था जिसे वो चाहती थी, लेकिन वो उसकी तरफ नजरें भी नहीं डालना चाहता। जी मिस्टर फैसल, मैं अपने पूरे होश हवास में हूँ। आप अभी कुछ देर पहले किसी फैसले की बात कर रहे थे, क्या आप वो साफ कर सकते हैं? माहिन ने खुद को संभालते हुए सीधे अंदाज में पूछा। कैप्टन फैसल उसके इस बेधड़क बोलने पर मुस्कुरा दिया। जी, मैं आपसे निकाह की बात करना चाहता था। आप मुझे अच्छी लगी हैं और मैं बहुत ही सीधे साधा आदमी हूँ, इसलिए सीधी बात करूंगा। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ और आपको अपने जिंदगी का साथी बनाना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इस काबिल समझती हैं कि जिंदगी के इस सफर पर मेरा हाथ थामना पसंद करेंगी? माहिन की धड़कनें बेतरतीब हुई थी। हमजा, जो माहिन से बात करने के लिए वहां आया था, कैप्टन फैसल की बात सुनकर बुरी तरह बेचैन हो गया। अगले ही पल वो माहिन के पास आकर खड़ा हुआ। माहिन, अंदर चलो, तुम्हें दादी जान बुला रही है, हमजा ने कैप्टन फैसल की आंखों में आंखें डालकर कहा। ये सुनकर माहिन भी पल भर के लिए हैरान हो गई। इसलिए नहीं कि दादी जान उसे बुला रही थी, बल्कि इसलिए कि हमजा दादी जान का पैगाम लेकर आया था। मैं आपको कॉल करूंगा और मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। कैप्टन फैसल ने इस बार हमजा को पूरी तरह इग्नोर किया और माहिन से कहा। माहिन सर हिलाते हुए फौरन हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ भागी। फैसल वापसी के लिए पलट गया। उस रात बहुत सी बातें हमजा की समझ में आ गई थी। जैसे ही उसका सारा से दिल टूटा, उसका दिमाग खुद ब खुद माहिन के बारे में सोचने लगा। पहली बार उसने माहिन को गौर से देखा था। वो एक परफेक्ट लड़की थी, बस थोड़ी शरारती और खुशमिजाज थी, जो अब हमजा को भी बुरी नहीं लग रही थी। हमजा को लगा था कि सारा उससे माफी मांगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। 2 दिनों बाद सारा ने उसी बिजनेसमैन से अपनी बात पक्की कर ली, जिसके साथ उसका चक्कर चल रहा था।
बात पक्की होने के बाद उसने पूरे खानदान को बता दिया। हमजा का गुस्से से और शर्मिंदगी से बुरा हाल था। दादी जान ने भी मायूसी भरे अंदाज में हमजा को घूरा और समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हें पहले ही सारा के बारे में समझा रही थी। शाजिया बेगम ने भी बातों बातों में उसे डांटा। हमजा जानता था कि यह गलती उसी की है और वो शर्मिंदा भी था, लेकिन साथ ही वो खुदा का शुक्र भी अदा कर रहा था कि उसे सारा का असली चेहरा नजर आ गया। दूसरी तरफ उस रात जब माहिन दादी के पास गई तो दादी जान ने साफ इनकार कर दिया। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। वो खुद भी हैरान थी कि हमजा ने ऐसा क्यों किया। माहिन अब हमजा के बारे में सोचना नहीं चाहती थी और न ही अपने दिल में कोई खुशफहमी पैदा करना चाहती थी, क्योंकि उसने अपने मन से इस शख्स को निकाल देने का फैसला कर लिया था। उसने खुद से वादा किया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो उस इंसान की तरफ लौट कर नहीं जाएगी। पहली बार उसने अरहम को भी अपने जज्बात के बारे में बताया था, क्योंकि अरहम उसका बचपन का दोस्त था और उसकी रग रग से वाकिफ था। वो हमेशा उसे अच्छा मशवरा देता। अरहम को भी माहिन अच्छी लगती थी, लेकिन वो जानता था कि वो कभी उसे हासिल नहीं कर पाएगा। अगर उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो उनकी दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। वो माहिन को किसी भी सूरत में नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने अपने जज्बात पर काबू रखा हुआ था। उसने माहिन को यही सलाह दी कि तुम कैप्टन फैसल का हाथ थाम लो। वो तुम्हें वो इज्जत देगा और मोहब्बत देगा जिसकी तुमने हमेशा ख्वाहिश की थी। और वैसे भी हमजा के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। उसकी बातें सुनकर माहिन को तकलीफ तो हुई थी, लेकिन वो सच था। कैप्टन फैसल ने दोबारा माहिन को कॉल करके उसकी मर्जी पूछी। माहिन ने ये कहकर बात खत्म कर दी कि आप मेरे घर वालों से बात कर लें। मेरी दादी जान का जो फैसला होगा वो मुझे कबूल होगा। कैप्टन फैसल बहुत खुश था। उसे माहिन की आधी रजामंदी का पता चल गया था। वो इस वक्त दुबई के इलाके में पोस्टेड था। उसके दिमाग में हर वक्त माहिन का चेहरा घूमता रहता। आज से पहले कभी कोई लड़की उसकी जिंदगी में नहीं आई थी। माहिन उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी। जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा सोचों में गुम हो जाता तो उसके कोर्समेट्स उसे छेड़ते, क्योंकि वो उसके व्यवहार में काफी बदलाव महसूस कर रहे थे। कैप्टन फैसल ने जब अपने खास दोस्तों को अपनी मोहब्बत के बारे में बताया तो उसे सच में बहुत खुशी हुई। वो अक्सर कहता था, तुम बहुत अच्छे शौहर और बाप बनोगे। तुम जल्दी शादी क्यों नहीं कर लेते? किसी लड़की की किस्मत संवर जाएगी। कैप्टन फैसल उसकी बातें सुनकर हल्के से मुस्कुरा देता और जवाब देता, यार जब तक मेरा दिल किसी के लिए राजी नहीं होता तब तक मैं उसे अपने जिंदगी में शामिल नहीं करूंगा। मैं मोहब्बत से भरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मैं समझौता नहीं करना चाहता। और अब उसे वाकई मोहब्बत हो गई थी और ये मोहब्बत जानलेवा साबित हुई। माहिन उसके होशो हवासों पर सवार हो गई थी। दूसरी तरफ हवेली में हमजा के तौर तरीके काफी हद तक बदल गए थे। माहिन के बारे में उसने खुद को काफी बदल लिया था। अब वो छोटी छोटी बातों पर उस पर गुस्सा नहीं करता और ना ही नफरत का इजहार करता। अब वो उसे नापसंद नजरों से भी नहीं देखता था। माहिन ने तो अब उसे देखना ही छोड़ दिया था। उसने खुद को बहुत ज्यादा बिजी कर लिया था। वो या तो पेंटिंग बनाती रहती या फिर यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट में बिजी रहती। कुछ दिन पहले उसे स्पीच कंपटीशन में अवार्ड मिला था। सिर्फ ये ही नहीं, बाकी गतिविधियों में भी वो बहुत एक्टिव थी। वो कई सोसाइटीज की हेड भी थी। वो वैसे ही जिंदगी गुजार रही थी जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन सिर्फ एक चीज की कमी थी, हमजा की मोहब्बत। दूसरी तरफ हमजा ने शाजिया बेगम से माहिन के निकाह के बारे में बात की, लेकिन शाजिया बेगम ने साफ इनकार कर दिया। हमजा हैरान रह गया। क्या मतलब है आपका? आप पहले खुद ही कहती थी कि मैं माहिन से निकाह कर लूं। अब जब मुझे कोई एतराज नहीं है तो आप लोगों को क्या समस्या हो रही है? उसका लहजा ना चाहते हुए भी ऊंचा हो गया था, क्योंकि हम माहिन का रिश्ता कैप्टन फैसल को दे चुके हैं। जैसे ही कैप्टन फैसल अपने कोर्स से वापस आएंगे, उसका माहिन के साथ निकाह हो जाएगा।
बेहतर यही होगा कि तुम अब उसे भूल जाओ, वो तुम्हारे लिए नहीं है। हमजा की आंखें गुस्से और गम से जलने लगी। वो लंबे लंबे डग भरता हुआ किचन में गया, जहां माहिन अपने लिए चाय बना रही थी। हमजा ने उसका बाजू पकड़ा और उसे जोर से दीवार के साथ पिन कर दिया। माहिन इस हरकत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कैप्टन फैसल से शादी के लिए हाँ करने की? माहिन ने जब ये सुना तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। क्या मतलब है आपका? मेरी जिंदगी है, मैं जो मर्जी करूं? आप होते कौन है मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वाले? मैं तुम्हारा होने वाला शौहर हूँ और शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, चाहे आसानी से मान जाओ या फिर जोर जबरदस्ती से। फैसला तुम्हारा है। मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है मिस्टर हमजा। ये वही अल्फाज थे जो कुछ समय पहले हमजा ने उसे कहे थे। अब माहिन वही सब हमजा को वापस लौटा रही थी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और हमेशा करती रहोगी, क्योंकि मैंने सुना है कि बचपन की मोहब्बत और पहली मोहब्बत कभी नहीं भुलाई जाती। ये आपकी भूल है, क्योंकि मैं आपको भूल चुकी हूँ। तो फिर मैं दोबारा तुम्हें याद दिला देता हूँ कि मैं हमजा खान तुमसे ही शादी करूंगा और सिर्फ तुम ही मेरी बीवी बनोगी। मुझे ये वक्त ठीक नहीं लग रहा, लेकिन शायद ये जरूरी है और ये इजहार करना भी थोड़ा मुश्किल है, मगर सच यही है कि मैं न चाहते हुए भी तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ। मैं तुम में दिलचस्पी लेने लगा हूँ और अब मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम ही चाहिए हो, अपनी बीवी के रूप में। माहिन ने तड़प कर अपनी बाजुएं उसके हाथों से आजाद करवानी चाही, मगर नाकाम रही। वो कैप्टन फैसल से मंगनी तोड़कर उसे धोखा नहीं दे सकती थी। वो ऐसा मरकर भी नहीं कर सकती थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसने कैप्टन फैसल को धोखा नहीं दिया और ना ही कैप्टन ने उसे छोड़ा, लेकिन फिर भी किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया। जिस मिशन पर कैप्टन फैसल गया था, उसी मिशन पर वो शहीद हो गया। जब माहिन को उसकी खबर मिली तो उसका दिल गम से फटने लगा। उसने ज्यादा समय तक फैसल से बातें नहीं की थी। वो बहुत कम उससे बात करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने फैसल के लिए बहुत आंसू बहाए थे। और अब उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी, क्योंकि फैसल अक्सर कहता था, मुझे शहादत का बहुत शौक है। उसका ये शौक पूरा हो गया था। वो अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंच गया था। हमजा को भी कैप्टन फैसल की शहादत की खबर मिल गई थी। उसका दिल भी अजीब सा हो रहा था। कुछ हफ्तों बाद उसने फिर से शाजिया बेगम से माहिन के निकाह के बारे में बात की, तो वह एकदम परेशान हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी बच्ची को कोई तकलीफ पहुंचाना चाहते हो या फिर उससे बदला लेना चाहते हो? शाजिया बेगम ने आंखें छोटी करके हमजा को घूरते हुए कहा। हमजा ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। आप लोगों को क्या हो गया है और मैं ऐसा क्यों करूंगा? अगर मुझे ये सब करना होता तो मैं निकाह किए बिना ही कर लेता, और मैं इतना कमीना नहीं हूँ कि उसे ऐसे गुनाहों का बदला लूं जो उसने किए ही नहीं। मगर बेटा, आप उसे उन गुनाहों की सजा दे चुके हो जो वाकई उसने नहीं किए थे। मैं फिलहाल तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अगर तुम वाकई मेरी बच्ची को लेकर सीरियस हो तो तुम्हें खुद ही मेहनत करनी होगी और उसका दिल जीतना होगा। हमजा बुरी तरह बौखला गया। उसने कभी भी किसी लड़की का दिल जीतने की कोशिश नहीं की थी। सारा भी किसी पके फल की तरह उसकी झोली में आकर गिरी थी। उसे जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ी थी। उसकी शख्सियत ऐसी थी कि लड़कियां खुद ब खुद उसकी तरफ खिंची चली जाती। अम्मी जान, आप मेरी इतनी तो मदद कर सकती हैं। मुझे ये तो बता सकती हैं कि लड़कियों को इम्प्रेस कैसे करते हैं। अरे मुझे क्या पता कि आजकल की लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। जहां तक तुम्हारे अब्बू जान का सवाल है, तो उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। तुम्हारे अब्बू तो उस वक्त तक मेरे अब्बू के घर का चक्कर काटते रहे और नाक रगड़ते रहे जब तक मेरे अब्बू राजी नहीं हो गए। लेकिन तुम्हारा मामला थोड़ा अलग है। तुम्हें दादी जान को नहीं बल्कि उनकी पोती को मनाना होगा, क्योंकि तुमने उसे बहुत नाराज किया है और वो वाकई तुम पर बहुत गुस्सा है। ये सुनकर हमजा खुद को बहुत बेबस महसूस करने लगा।
अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें वही बचकानी हरकतें करनी होंगी जिनकी वजह से तुम मेरी मासूम बच्ची को तंग करते थे। तुम्हें वो लापरवाह और बेवकूफ लगती थी ना। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। शाजिया बेगम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसे धमकी देते हुए कहा। हमजा गुस्से से पांव पटक कर रह गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी सगी माँ हैं या मेरी दुश्मन। फिलहाल तो मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं हूँ। इस बार मैं अपनी भतीजी का साथ दे रही हूँ। बाकी जाओ यूट्यूब पर भी देख लो। और हाँ, इंटरनेट पर तुम्हें लड़कियों को इम्प्रेस करने के 1000 तरीके भी मिल जाएंगे। उन्होंने शरारती अंदाज में कहा और अपने कामों में मशगूल हो गई। माहिन बाहर न्यूज देखने के लिए बैठी हुई थी। अचानक जानी पहचानी आवाज सुनकर चौंक गई। उसने निगाहें उठाई तो उसके पास ही हमजा खड़ा था। उसके हाथ में चाय का कप था जो वो माहिन की तरफ बढ़ा रहा था। उसकी नजरों की तपिश महसूस करके माहिन ने फौरन कप पकड़ लिया। ये किस लिए है? तुम्हारी तरफ बढ़ा रहा हूं तो तुम्हारे लिए ही होगा ना। वो गुस्से में ये बात कहना चाहता था, लेकिन याद आने पर उसने फौरन अपना लहजा मीठा बना लिया। माहिन उसके मीठे और नॉर्मल लहजे पर भी हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद जब उसने कप अपने होठों से लगाया तो बेसाख्ता अपने पास बैठे उस दुश्मन की तरफ देखा जो आज भी उसके दिल में वैसा ही बैठा हुआ था जैसे पहले था। क्या हुआ, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, हमजा ने अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहा। माहिन को लगा कि वो गश खाकर बेहोश हो जाएगी। पहले हमजा का उससे नॉर्मल लहजे में बात करना, फिर चाय बनाना और उसके साथ बैठकर बातें करना, ये सब कुछ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। चाय बहुत बुरी थी। उसमें भर भर कर चीनी डाली गई थी। ये बात हमजा को उसी वक्त पता चल गई थी जब उसने पहला घूंट लिया था। फिर भी वो माहिन से उसकी राय पूछ रहा था। नहीं, चाय बहुत अच्छी है, आपने बहुत मजेदार बनाई है। माहिन ने निगाहें झुकाते हुए मासूमियत से कहा तो हमजा दिल खोलकर मुस्कुरा दिया। तुम सुबह यूनिवर्सिटी कितने बजे जाती हो? ये हैरानी का तीसरा झटका था। मैं सुबह 9 बजे निकल जाती हूँ। ठीक है, कल मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और वापसी का समय भी मुझे बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। माहिन के लिए वहां बैठना मुश्किल हो गया। वो फौरन उठकर खड़ी हो गई। मुझे नींद आ रही है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। चाय का कप हाथ में पकड़े वो कमरे की तरफ भागी। ये हमजा की आवाज फिर सुनाई दी। तुमसे एक और बात पूछनी थी। जी? माहिन ने एक लफ्ज में सवाल किया। मुझे बताओ कि तुम्हें फूल ज्यादा पसंद है या फिर चॉकलेट ज्यादा पसंद है? ये सुनकर माहिन एकदम घबरा गई। मैं समझी नहीं, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? वो मैं तुमसे ओवरऑल पूछ रहा था कि लड़कियों को ज्यादा क्या पसंद होता है। ये सुनकर माहिन थोड़ी रिलैक्स हो गई। ज्यादातर लड़कियों को चॉकलेट पसंद होती हैं, लेकिन मुझे गुलाब के फूल ज्यादा अच्छे लगते हैं। आखिरी बात उसने खुशी से कही थी। उसे वाकई गुलाब के फूल बहुत पसंद थे। हवेली में भी उसने बड़ा सा बगीचा बनवाया था जिसमें ढेर सारे गुलाब लगे हुए थे। वो जवाब देकर अपने कमरे में चली गई। उसके होंठों पर एक शर्मीली मुस्कान फैली हुई थी। काफी देर तक वो दरवाजे के साथ टेक लगाकर खड़ी रही और अपनी धड़कनों की आवाज सुनती रही। उसके हाथ में अभी भी चाय का कप था। वो हमजा के अंदर बदलाव काफी समय से महसूस कर रही थी, लेकिन बार बार खुद को तसल्ली देती कि ये उसकी गलतफहमी है। लेकिन आज उसकी गलतफहमी दूर हो गई। वो वाकई उसकी तरफ दिलचस्पी ले रहा था। उसने वो मीठी चाय पूरी पी ली थी क्योंकि उसे उसके महबूब ने बनाई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो आसानी से उसके सामने घुटने टेक देगी। उसका इरादा हमजा को अपनी अहमियत का एहसास दिलाने का था। सुबह हमजा उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने गया। रास्ते में वो छोटे मोटे सवाल भी पूछ रहा था और उसकी रूटीन के बारे में जानना चाहता था। उसके शौक जानकर वो बहुत हैरान रह गया। वो लड़की वाकई मल्टी टैलेंटेड थी, लेकिन हमजा उसके बारे में गलत समझ बैठा था। इसमें सारा का भी बड़ा हाथ था, क्योंकि सारा दादी जान की मर्जी से वाकिफ थी, इसलिए अक्सर हमजा के सामने माहिन की बुराइयां करती।
اور ایسی باتیں بتاتی جو ماہین میں تھی ہی نہیں۔ اب سمے کے ساتھ حمزہ کو حقیقت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے خود پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اسے سارا پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا۔ واپسی پر جب ماہین حمزہ کی گاڑی میں بیٹھی تو پچھلی پوری سیٹ گلابوں کے پھولوں سے بھری ہوئی تھی۔ ماہین یہ سب دیکھ کر ایک پل کے لیے حیران رہ گئی۔ اس نے ناسمجھی سے حمزہ کو دیکھا۔ میں آج پھولوں کی دکان پر گیا تھا تو تمہاری یاد آ گئی، اس لیے تمہارے لیے لے آیا۔ وہ خاص طور پر اسی کے لیے گیا تھا، لیکن یہ بات اس نے ماہین کو نہیں بتائی تھی۔ ماہین کے لیے صرف اتنا کافی تھا کہ حمزہ کو اس کی پسند یاد تھی، لیکن اب حویلی میں اتنے سارے پھول لے کر جانا تھوڑا عجیب لگ رہا تھا۔ وہ پیچھے کے دروازے سے پھول لے کر اندر آئی کہ سامنے کھڑے ارحم نے اسے پکڑ لیا اور آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگا۔ ماہین ایک دم کنفیوز ہو گئی اور پھر بھاوک ہو کر بولی، دیکھو میں تمہیں اس کے بارے میں بتانا چاہتی تھی، لیکن موقع ہی نہیں مل رہا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی۔ ماہین نے ارحم کو حمزہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ اب وہ اس کے ساتھ کیسا ویوہار کر رہا ہے۔ ارحم نے بڑی بوڑھی عورتوں کی طرح صلاح دی، اتنی آسانی سے خود کو اس کے حوالے مت کرنا، اب تمہیں اسے اپنی اہمیت کا احساس دلانا ہوگا۔ اسے ویسے ہی نخرے دکھاؤ جیسے وہ تمہیں دکھاتا تھا۔ یہ سن کر ماہین نے جوش میں ہاں میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد پوری حویلی والوں نے نوٹ کیا کہ حمزہ ماہین کے آگے پیچھے گھومتا رہتا تھا اور اس کی عادتیں بھی کافی بدل گئی تھی۔ اس کا غصہ بھی بہت کم ہو گیا تھا۔ ایک رات وہ ماہین کو زبردستی ڈنر پر لے گیا۔ واپسی پر اچانک کچھ لوگوں نے ان کی گاڑی روک لی۔ وہ حمزہ سے ماہین کی مانگ کر رہے تھے۔ ماہین کو ایک پل کے لیے لگا کہ حمزہ اپنی جان بچانے کے لیے اسے ان لوگوں کے حوالے کر دے گا، لیکن اگلے ہی پل حمزہ نے اس کی غلط فہمی دور کر دی۔ اس نے ان سب کو پل بھر میں دھو ڈالا۔ ماہین اس کے ساتھ لگ کر چھوٹے بچوں کی طرح رو رہی تھی، جبکہ حمزہ پیار سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھرا رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ اور گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں چھوٹا سا کام کر کے آتا ہوں۔ حمزہ نے کال کر کے پولیس بلائی اور ان لوگوں کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ پورے راستے ماہین خاموش رہی اور حمزہ کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ وہ شخص واقعی ویسا بن گیا تھا جیسا ماہین چاہتی تھی۔ وہ اس کی عزت کرتا تھا اور ماہین کو اس کے ساتھ سرکشا کا احساس ہوتا۔ اگلے کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ حمزہ کی حرکتوں میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ اسی دوران وہ دادی جان سے بار بار ماہین کا ہاتھ مانگتا رہا۔ دادی جان کہتی جس دن ماہین راضی ہو گئی اسی دن تمہارا اس کے ساتھ نکاح کروا دوں گی۔ لگ بھگ 2 سال تک ماہین نے اسے آزمایا اور وہ ہر امتحان میں پاس ہوتا رہا۔ آخرکار ماہین اپنے حالات اور جذبات سے مجبور ہو کر حمزہ سے نکاح کی حامی بھر دی۔ اس دن پوری حویلی میں جشن کا ماحول تھا، کیونکہ دونوں کا نکاح تھا۔ دوسری طرف سارا کی شادی کے صرف 3 مہینے بعد ہی طلاق ہو گیا، کیونکہ اس کا شوہر بے حد بے شرم انسان تھا اور وہ اپنی بیوی کو بھی پوری دنیا کے سامنے نمائش بنا کر پیش کرنا چاہتا تھا۔ سارا کا 1 مہینے میں ہی ان سب چیزوں سے دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ خود کو سمجھنے میں غلطی کر بیٹھی تھی۔ وہ اوپن مائنڈڈ ضرور تھی، لیکن بے شرم اور بے غیرت نہیں تھی۔ اس وقت اسے شدت سے حمزہ کی یاد آئی، لیکن اب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا تھا۔ دوسری طرف حمزہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہا تھا کہ اسے ماہین جیسی پاک دامن والی بیوی ملی تھی۔ ماہین کو بھی اس کے صبر کا پھل مل گیا تھا اور اس کی عزت بھی بچی رہی تھی۔ حمزہ نے سب کے سامنے ماہین سے اپنے پرانے رویے کے لیے معافی مانگی۔ ماہین نے بڑی ادارتا دکھاتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ جہاں تک ارحم کا سوال تھا تو اس کا اپنا دل ٹوٹ گیا تھا، مگر وہ ماہین کے لیے بہت خوش تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ سچا پیار وہی ہوتا ہے جو اپنے پیار کو ہمیشہ کے لیے خوش دیکھے۔ اس لیے اگلی صبح ہی وہ کینیڈا چلا گیا۔ اس بات پر ماہین اس سے بہت ناراض ہوئی، لیکن ارحم جانتا تھا کہ اسے سنبھلنے کے لیے تھوڑا سمے اکیلے گزارنا ہوگا۔ کینیڈا میں ہی اس کی ایک لڑکی سے ملاقات ہو گئی۔ پہلے تو اس نے اس سے بچنے اور بھاگنے کی کوشش کی، لیکن وہ لڑکی اس کی طرف بہت زیادہ دلچسپی لینے لگی۔
कुछ समय बाद अरहम उसके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। उसने उस लड़की को अपनी बीवी के रूप में कबूल करने का फैसला किया। इंडिया वापस आते ही उसने सानिया के घर अपना रिश्ता भेजा। दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। इस वक्त तक माहिन की गोद में 2 जुड़वा बेटे आ चुके थे, जो सारा दिन उसे अपनी उंगलियों पर नचाते रहते। वो पूरा दिन उनके पीछे भागती रहती। वो जो पहले हर किसी को तंग करती थी, अब अपने बच्चों की शरारतों से परेशान हो गई थी। हमजा अक्सर उसका मजाक उड़ाते हुए कहता, मेरी जान, मैं इसी वजह से तुम्हें शरारतें करने से मना करता था। इस दुनिया में मकाफाते अमल होता है। माहिन गुस्से से पांव पटक कर रह जाती। अब अपने शौहर से बदतमीजी करके वो जन्नत को खतरे में नहीं डाल सकती थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।